नमस्ते। मैंने आज प्रदेश के अपने सभी नगर निकायों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें महापौर हैं, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं और प्रदेश भर के हमारे सभी पार्षदगण हैं, इन सब के साथ कोरोना की तीसरी महामारी के दौरान जो समस्याएं और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आज संवाद का एक कार्यक्रम रखा है। मैं सबसे पहले आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके इस संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के पहले प्रदेश में केवल 14 नगर निगम थे। हमारी सरकार ने 2017 में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 नए नगर निगम बनाए, जिसमें अयोध्या का एक है, मथुरा वृंदावन का दूसरा है और साथ साथ तीसरा हम लोगों ने फिरोजाबाद को नगर निगम के रूप में घोषित करते हुए शाहजहांपुर को बनाते हुए वहां पर हम लोगों ने नगर निगम बनाया और चुनाव भी संपन्न करवाए। फिरोजाबाद का चुनाव ही नहीं पिछली सरकारों ने किया था, हमारी सरकार ने वहां का भी चुनाव संपन्न कराया। तो पिछली सरकार के समय जिन नगर निकायों के चुनाव नहीं हो पाते थे, हमारी सरकार के समय न केवल वहां पे चुनाव कराए गए बल्कि वहाँ पे एक चुनी गई बॉडी को भी वहाँ पर स्थापित करते हुए हम लोगों ने इन नगर निकायों को बहुत सारे अधिकार देने के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने नगर पालिकाओं का भी गठन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में 200 नगर पालिकाएं हैं, 84 नए नगर पालिकाएं हमने पंचायतें भी हम लोगों ने गठित की, यानी कुल 517 वर्तमान में नगर पंचायतें प्रदेश में हैं। तो मैं बताऊं कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जोड़ लेंगे तो प्रदेश के अंदर वर्तमान में 734 नगर निकाय हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी की 23 से लेकर 24% आबादी को अपने अंदर समाहित करती है। यानी एक बड़ी आबादी प्रदेश की ऐसी है, यानी लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रदेश के अंदर आज वर्तमान में रह रहे हैं और इस 6 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने, उनके जीवन में बुनियादी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का उत्तरदायित्व हमारे नगर निकाय से जुड़े हुए हमारे महापौर, चेयरमैन और पार्षदों के ऊपर है। मैं आज उन सब के साथ इसी संवाद को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं कि तीसरी जो वेब आई है ओमिक्रॉन के रूप में कोविड की, यह खतरनाक नहीं है लेकिन बीमारी तो है। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, और इसी पर जब मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं तो हम सब पहले इस बात को ध्यान में रखें। मेरी आप सबसे एक बात की वो होगी, देखिए सरकारें 1947 के बाद से कमोबेश आती ही रही हैं प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी, लेकिन बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सरकारें कैसे हो सकती हैं। ये 2017 के बाद आपने कुछ परिवर्तन देखा होगा और उस परिवर्तन का गवाह बनाने के लिए ही आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2017 के पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एक भी व्यक्ति को नहीं मिला था। मात्र 18,000 लोगों को एक मकान सैंक्शन हुए थे, वो दिए भी नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 17.5 लाख यानी 17,50,000 लोगों को नगरीय क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। अगर हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र जोड़ें तो ये संख्या 43 लाख होती है। 43 लाख गरीबों को एक आवास हमारी सरकार ने दिए हैं, जिसमें डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। जब केंद्र और राज्य में सरकारें होती हैं तो
एक साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार लोगों को कैसे कई गुना ज्यादा लाभ देती है, यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और आप इस बात को भी ध्यान में रखते होंगे कि न केवल हम लोगों ने आवास सुविधा का लाभ आपको दिया है, बल्कि एक और बात आप देखते होंगे कि पहले प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था कि सत्ता के द्वारा संरक्षित भूमाफिया और पेशेवर माफिया को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाने, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराने, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कराने, या फिर वहां पर कोई भी गरीब की जमीन पर या बस्तियों पर कब्जा करने में ये भूमाफिया किस प्रकार से पूरी उदंडता और छिंकलता के साथ सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। कोई नगर निकाय इससे अछूता नहीं था। लेकिन अब 2017 में हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होने के बाद आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है कि आज प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं पर सरकार कैसे उनकी अकूत संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे, आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। और हम लोगों ने तो अब शुरुआत ये भी कर ली है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के द्वारा जिन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, उन जमीनों पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयागराज से इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है और हर नगर निकाय में कार्य होना चाहिए। हर नगर निकाय में गरीबों के लिए सस्ते आवास, फ्री में आवास, गरीबों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए, चिकित्सकों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इस प्रकार की आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि इसमें जब हम किसी भूमाफिया से जमीन कब्जे से मुक्त कराते हैं तो वह जमीन हमें मिल जाती है, हम उसमें आवासीय सुविधा देंगे तो उसमें सस्ते में आवासीय सुविधा का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है और प्रयागराज ने इसकी शुरुआत की है। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रहते थे, लेकिन स्ट्रीट वेंडर की पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पटरी व्यवसायियों को, पथ विक्रेताओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की और कोरोना कालखंड के अंदर प्रदेश के अंदर 7.5 लाख पटरी व्यवसायियों को बैंकों से लोन उपलब्ध हुआ। उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और आज उनका परिवार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा से आगे बढ़ रहा है। 7.5 लाख पटरी व्यवसायी, यानी सीधे सीधे 40 लाख से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमने लगभग 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय नगर निकाय के अंदर बनाए और लगभग 70,000 सामुदायिक शौचालय भी नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाने का कार्य किया। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, ये 10 शहर केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इनका विकास कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ 7 नगर निकाय हमारे ऐसे थे जो स्मार्ट सिटी के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन में नहीं शामिल हो पाए थे, तो हमने तय किया कि हम राज्य शासन के माध्यम से इनका विकास करेंगे। इसमें अयोध्या है, गोरखपुर है, गाजियाबाद है, फिरोजाबाद है, मथुरा वृंदावन है, मेरठ है, शाहजहांपुर है। इन सब का समग्र विकास हमारी सरकार यहां पर कर रही है, जिसमें हम लोगों ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की तरफ से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम हम वहां लागू कर रहे हैं। हम लोगों ने वहां पर कैसे विकास की विभिन्न योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है
आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्मार्ट रोड बनाना, इसमें ITMS का है, स्मार्ट रोड का है, स्मार्ट पार्किंग का है, स्मार्ट स्कूल का है, सेफ सिटी योजना के साथ इसको जोड़ने का कार्यक्रम है। इस तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं। और आप देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी मिशन में कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है, देश ने उसको स्वीकारा है और पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन पे नंबर 1 का प्राइज मिला है, नंबर 1 प्राइज में अग्रणी प्राइज मिला है। मैं इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हुए अपने सभी नगर निकायों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन सब का अभिनंदन भी करता हूं। अमृत योजना ये भारत सरकार की एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है, जिस योजना के माध्यम से हम नगरीय क्षेत्रों में वहां के पार्कों के विकास की व्यवस्था करने, वहां पर पेयजल की योजनाओं को लागू करने, सीवर सिस्टम को ठीक करने और तमाम अन्य कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं। 60 ऐसी सिटी प्रदेश के अंदर हैं जो अमृत योजना के अंतर्गत चयनित की गई हैं और वहां पे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के बाद प्रदेश के अंदर लखनऊ में मेट्रो की सेवा प्रारंभ हुई, गाजियाबाद में इसका विस्तार हुआ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विस्तार हुआ और अभी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में भी मेट्रो सेवा का शुभारंभ कर दिया है। आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। इलेक्ट्रिक बस सेवा हम प्रदेश के अंदर तेजी के साथ उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है, गोरखपुर में प्रारंभ हो चुकी है और प्रदेश के अन्य तमाम महानगरों में हम तेजी के साथ इसका विस्तार करने जा रहे हैं। ये इस बस में बैठेंगे तो आप इस बात को देख सकते हैं कि इस बस में बैठने का मतलब क्या है। न उसमें कोई धुआं है, न कोई उसमें किसी प्रकार की आवाज है। वो चुपचाप वो बस चलती है, बहुत अच्छी चलती है। न उसमें डीजल का खर्चा, न उसमें पेट्रोल का खर्चा, न उसमें किसी प्रकार का अन्य कोई खर्चा। बिजली से यानी चार्जिंग स्टेशन होते हैं, चार्जिंग करके ही वो बस सेवा अपनी प्रारंभ हो सकती है। बहुत अच्छी बस सेवा है और मुझे लगता है कि ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत की एक वह तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है जो आज हर एक नगर निकाय के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे 2 नगर निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपने म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी करवाए हैं, जिसमें एक लखनऊ है और दूसरा गाजियाबाद है। ये किसी भी नगर निकाय के लिए, क्योंकि जब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना बॉन्ड जारी करवाते हैं तो पहले उनकी व्यापक स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए कुछ मानक होते हैं। उन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई नगर निकाय बॉन्ड जारी करवा सकता है और ये दोनों नगर निकाय इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनके वहां पर बॉन्ड जारी हुए हैं, तो म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का यह कार्य ऐतिहासिक कार्य है। इसके साथ ही निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के निर्माण की कार्रवाई का कार्य भी नगर निकायों ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो हम लोगों ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी बनाने की दिशा में नगर निकाय क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं। और मेरी आज आप सबसे यही अपील होगी कि हमारे प्रदेश की लगभग 23 से लेकर 25% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और नगरीय इन 734 नगर निकायों में लगभग 14,000 वार्ड हैं। 14,000 वार्डों में निगरानी समिति पार्षद की अध्यक्षता में या वहां के किसी सीनियर सिटीजन की अध्यक्षता में हमारे नगर निकाय के चेयरमैन अगर गठित करते हैं तो उसका बहुत लाभ होगा। एक, हम अपने नगर निकाय की नियमित दिनचर्या के साथ उनको जोड़ें। स्वच्छता है, सैनिटाइजेशन का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, निराश्रित गौआश्रय स्थल बनाने यानी कान्हा उपवन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य है, या इस भीषण शीतलहरी में रेन बसेरे की व्यवस्था हर जरूरतमंद के लिए अपने अपने वार्ड या मोहल्ले में स्थापित करने की कार्रवाई हो। यह कार्यक्रम एक बहुत पवित्र कार्यक्रम है। एक तो इसके साथ हमें जोड़ना होगा।
दूसरा, ये निगरानी समितियां नगरीय क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को, जिनका कोई आय का स्रोत नहीं, जिनके पास कोई भी इनकम नहीं, जिसके पास कुछ भी सुविधा नहीं, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें लंच पैकेट उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर सकती है। जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जिनके पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं है, उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की व्यवस्था। हर दिन नगर निगरानी समिति एक बार बैठे, 10 लोग हैं, अगर 100 घर ले लेंगे कि भाई इन 100 घरों में आज स्क्रीनिंग करनी है, 100 घर नहीं भी लेते, 25 ही घर भी ले लेंगे, तो 25 घर आज, 25 कल, 25 परसों, तो पूरा मोहल्ला मुझे लगता है कि एक सप्ताह में कवर हो जाता है। और एक एक घर को स्क्रीनिंग करना, कितने घर के पास गए, हालचाल लिया, कितने लोग परिवार में हैं, किसी को कोई सर्दी जुकाम खांसी बुखार तो नहीं है, कोई नई शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वैक्सीन में सभी लोगों ने 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों ने वैक्सीन ले लिया कि नहीं लिया है, ले लिया तो ठीक, नहीं लिया है तो जिन्होंने नहीं लिया उनका नाम नोट कर लिया, आयु नोट कर लिया, जिन लोगों ने 1 डोज ले ली उसका नोट कर लिया, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली उसको भी नोट कर लिया। 60 साल से ऊपर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई कोरोना वॉरियर्स है, उन्होंने अगर बूस्टर डोज नहीं ली है उनका नाम नोट कर लिया। और ये अगर एक एक मोहल्ले में जाकर के उस सूची को उसी दिन पूरा करते हुए अगर आप इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर को प्रतिदिन बताएंगे तो अगले दिन वैक्सीन की डोज उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए अगर ज्यादा संख्या है तो उस मोहल्ले में बूथ बनेगा, ज्यादा संख्या नहीं तो इन लोगों को वहां बुलवाने की व्यवस्था होगी, इनको कॉल होगा, ये लोग वहां जाएंगे, वहां वैक्सीन लगा लेंगे। देखिए, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका ये कार्य है ना, ये बहुत पवित्र कार्य है और ये पवित्र कार्य सेवा का इस विपत्ति के समय यानी इस आपदा के समय लोगों के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद होगा आपके माध्यम से कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप उन लोगों के जीवन में उनके जीवन को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और एक पार्षद के रूप में, एक चेयरमैन के रूप में, एक महापौर के रूप में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी हो, यानी आपको बड़ा यश इसका प्राप्त होगा कि मेडिसिन उपलब्ध करवा देना, डोर टू डोर जाकर के मेडिसिन उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे देना, डोर टू डोर जाकर के टेस्ट करवा लेना, डोर टू डोर जाकर के वैक्सीन उपलब्ध करवा देना। यह अपने आप में बहुत पवित्र कार्य होगा और उस पवित्र कार्य के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग नगर निकाय के अंदर देख सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हमें देखना होगा कि वहां पे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर लोग बिना मास्क के चलते हैं, भीड़ भाड़ लगाए रहते हैं, घंटों खड़े हैं। अगर वे सभी लोग या तो भीड़ ना लगाएं और नगर निकाय में कहीं भी कोई बाहर घर के बाहर निकल रहा है तो मास्क लगा करके चलें तो इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अगर स्वयं इन्फेक्शन से बचे रहेंगे तो परिवार के लोग भी बचेंगे। कोई कहीं आपदा के कारण कहीं प्रकार की जनहानि धनहानि की संभावना ना के बराबर रहेगी। और मेरी आज आप सबसे यह अपील होगी कि अपने अपने नगर निकाय में इस उत्तरदायित्व का निर्वहन आप सभी करेंगे। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि एक निगरानी समिति सभी प्रदेश के अंदर 14,000 वार्डों में सक्रिय होकर काम करें। मेरी मेयर चेयरमैन से इस बात की अपील होगी, जहां पार्षद हैं वहां पार्षदों को जिम्मेदारी दें, जहां पार्षद नहीं है, नए क्षेत्र जुड़े हैं, वहां पे वहां के पूर्व प्रधान होंगे, कोई सीनियर सिटीजन की एक टीम बना करके इस दायित्व को उन लोगों को देने की आवश्यकता है। उन लोगों के पास मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देने की आवश्यकता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, उन्हें सैनिटाइजर और उन्हें मास्क उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। और फिर वैक्सीन के लिए हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले लें। हम ये जरूर सुनिश्चित करें कि कोई भी ये वैक्सीन, याद रखना, ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में ये रामबाण साबित है और ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में इसके
कोरोना के वायरस के प्रभाव को कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप देख रहे होंगे सेकेंड वेव जितनी खतरनाक आई थी, थर्ड वेव उतनी ही सहज सरलता के साथ जनता उसका सामना भी कर रही है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और अपने सामान्य उत्तरदायित्वों के साथ साथ इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। देखिए, कोरोना का थर्ड वेव खतरनाक नहीं, लेकिन इससे भागने की आवश्यकता नहीं। यह बीमार मैं इस बात को मानता हूं कि यह बीमारी है और बीमारी होने के नाते सतर्कता और सावधानी इस दिशा से बहुत आवश्यक होगी। और इस सतर्कता और सावधानी के लिए आप सबसे मैं अपील करूंगा कि हम लोग घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए अपना योगदान देंगे। आपने पहली और द्वितीय लहर के दौरान अच्छा काम किया था, एक एक परिवार को भोजन उपलब्ध कराया, स्वच्छता सैनिटाइजेशन में अच्छा कार्य किया। आज फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी पार्षदों को, सभी चेयरमैन को, सभी महापौर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान अच्छा काम किया। इस तृतीय लहर के दौरान भी आप लोग अपना बेहतर प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आह्वान करूंगा कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने जैसे सरकारी भूमि को, सार्वजनिक भूमि को भूमाफियाओं से और पेशेवर माफियाओं से मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाई, प्रयागराज में प्रारंभ किया है, ऐसे हर नगर निकाय के में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। आप सबको एक बार फिर से